आज हमने सीएनएस की मार्किंग करनी है, ताकि कल से जब हम सीएनएस स्टार्ट करें तो हर टॉपिक से पहले हमें पता हो कि इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, इसकी पेपर के लिहाज से कौन सी चीजें हैं जिन पे फोकस करना है। ठीक है, तो बुक जो सीएनएस के लिए आपने बुक चूज करनी है दैट इज परवेज अकबर एंड स्टेप अप। दोनों को मिला के आपने पढ़ना है। स्ट्रोक का टॉपिक आपने स्टेप अप से करना है और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो आपने परवेज अकबर से करने हैं। ठीक है, तो इसलिए सब लोग अपनी परवेज अकबर खोल रहे हैं। देयर आर 1 to 2 मिनट्स, ताकि आप लोग साथ साथ मार्क करते जाएं। ठीक है, सब खोल के बुक मुझे बता दें कि हमने खोल ली है। जी जी बिल्कुल, परवेज अकबर पीरियड्स की है। आपको बताया था कि मेडिसिन के सेशन में आपकी पीरियड्स भी कवर होगी। तो अभी तक हमने जो रीनल के टॉपिक्स पढ़े वो मैंने साथ साथ बता दिए थे कि आप एक दफा परवेज अकबर से जस्ट रीड कर लें। द पैथोफिजियोलॉजी, द ट्रीटमेंट, द क्लिनिकल फीचर्स, एवरीथिंग इज सेम फॉर द मेडिसिन एंड फॉर द पीरियड्स। ठीक है, तो इसलिए आपको वो वाले टॉपिक सेपरेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी जी बिल्कुल, टेक योर टाइम, यू हैव 1 to 2 मिनट्स। आप जल्दी से बुक्स ओपन कर लें, फिर ही हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, सबने ओपन कर लिया है, चैप्टर नंबर 14 इट इज। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपका मेनिंजाइटिस आपकी जान नहीं छोड़ता, आपके वाइवा में, आपके रिटन में, आपकी मेडिसिन में, आपकी पीरियड्स में, हर जगह मेनिंजाइटिस का क्वेश्चन आता है। इसलिए आपने ये वाला टॉपिक तो किसी सूरत भी स्किप नहीं करना। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस का सबसे पहले, अच्छा परवेज अकबर के बारे में हमने ये बात पहले नहीं डिस्कस की थी। यहाँ पे किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसकी डिटेल से पहले बेसिकली केस दिया होता है। सो इफ यू रिमेम्बर द केस यू कैन इजीली डायग्नोज द सिनेरियो। तो जब आप केस पढ़ लेते हैं, यू नो व्हाट क्लिनिकल फीचर्स आर इम्पोर्टेंट and what investigations are basically required for that specific disease. So read that scenario carefully. तो जब भी आप परवेज अकबर पढ़े आपने सिनेरियो अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, इसलिए अगर आप कोई भी डिजीज कर रहे हैं परवेज अकबर से, सबसे पहले उसका केस पढ़ें ताकि आपको चीजों का पता चल जाए। उसके बाद है डेफिनेशन, तो मेनिंजाइटिस क्या होता है यू ऑल नो, इसलिए बस रीड करनी, ऐसे डेफिनेशन नहीं पूछते आपसे। बाकी इंसिडेंट्स, एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, दीज थिंग्स जस्ट नीड वन रीड, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो एज सच आपसे नहीं पूछी जाती। लेकिन मेनिंजाइटिस इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको उसकी पैथोजेनेसिस नहीं आती, चाहे कहीं नहीं पूछी जाती, लेकिन बहुत सारी बातों में फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए बेहतर ये है कि आप एक दफा इसकी पैथोजेनेसिस को रीड कर लें।
नेक्स्ट ये टेबल बना हुआ है पॉजिटिव एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल एट डिफरेंट एजेस फॉर मेनिंजाइटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपने ऐसे ही एज वाइज याद करना है कि 0 to 2 months में कौन सा एजेंट है, 2 months से 2 years में कौन से एजेंट है जो मेनिंजाइटिस कराते हैं, 2 years से बड़े बच्चों में कौन से एजेंट्स हैं जो मेनिंजाइटिस कराते हैं। तो ये थोड़ा याद करना मुश्किल है, बेशक निमोनिक बनाएं, अपने नोट पैड बना लें, अपने डोर पे चिपका लें या अपनी डायरी में नोट कर लें, कुछ भी करें, लेकिन इस पे कोई माफी नहीं है, आप किसी सूरत में स्किप कर सकते हैं इसको, आपने ये टेबल याद करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लिनिकल फाइंडिंग्स। तो क्लिनिकल फाइंडिंग आपको पता है, आपको स्टेरियो डायग्नोस करने के लिए पता होना चाहिए। अच्छा, एक और बात, आपके पास मेनिंजाइटिस आपके वार्ड टेस्ट में भी आता है, आपके प्रॉफ के वाइवा में भी आता है, तो इसलिए जो मेनिंजाइटिस के साइंस हैं जैसे ब्रुसिल्स्की साइन, कर्निक साइन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जी डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट, आपको किसी भी सूरत डायग्नोसिस स्किप नहीं करना है। जो डिजीज जितनी इंपॉर्टेंट होती है ना, उसका डायग्नोसिस उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, यू डोंट नो हाउ टू डायग्नोज द डिजीज, लाइक आई एम सॉरी टू से बट देयर इज नो यूज ऑफ दैट नॉलेज। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपने किसी भी डिजीज को डायग्नोज किस तरह से करना है। ये लंबर पंक्चर यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, आपसे जब डायग्नोसिस पूछा जाएगा आपने पूरी डिटेल नहीं लिखनी, लेकिन आपने डिटेल पढ़नी जरूर है। आपको पता होना चाहिए हम नंबर पंक्चर कहाँ कर रहे हैं, साइट ऑफ नंबर पंक्चर क्या है, कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिसमें हम नंबर पंक्चर नहीं करते, ये वाली बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 14.2 टेबल, उसमें सीएसएफ फाइंडिंग्स बताई हुई है वेरियस सीएनएस डिसऑर्डर्स में, कि अगर नॉर्मल सीएसएफ कैसा होता है, एक्यूट बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस के केस में कैसा होता है, ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस के केस में कैसा होता है, और वायरल एन्सेफलाइटिस के केस में कैसा होता है। तो एक डिफरेंट डिजीजेस में हमारे पास सीएसएफ फाइंडिंग्स डिफरेंट होती हैं, कि ल्यूकोसाइट काउंट फर्क होता है, प्रोटीन कंटेंट फर्क होता है, ग्लूकोज जो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है वो फर्क होती है। तो आपने क्या करना है कि ये सारी फाइंडिंग्स ऐसे ही याद करनी है, थोड़ा डिफिकल्ट है, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये इतनी चीजों की रेपिटेशन है कि मेडिसिन में बार बार पूछी जाती है, तो इसलिए आपने इन चीजों को स्किप नहीं करना। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये सारे डायग्नोसिस ही आ रहा है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस इंडिकेशंस का ये टेबल बने हुए, यहीं से आपने पढ़ लेनी है, ये चीजें ऑस्पी में भी पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है मैनेजमेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस के आपने वैसे भी 1-2 नाम याद करने होते हैं, हर 3 नाम, इससे ज्यादा नहीं। देन मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में ये बहुत ज्यादा डिटेल लिखी हुई है, आपने इतनी डिटेल नहीं करनी, आप बेशक मैनेजमेंट के अपने पॉइंट्स बना लें, लेकिन एक बात याद रखनी है, डिटेल आप बेशक ना लिखें, लेकिन आपने पॉइंट्स सारे कवर करने हैं, ठीक है। और फिर आपने ट्रीटमेंट स्पेसिफाई कर देना है कि एक्यूट बैक्टीरियल है तो उसका ट्रीटमेंट लिखना है, सारा ट्रीटमेंट नहीं लिख देना एक्यूट बैक्टीरियल में, कि वायरल वाले का भी लिख रहे हैं, ट्यूबरकुलोस वाले का भी लिख रहे हैं, अगर ट्यूबरकुलोस पूछे तो स्पेसिफिकली उसका ट्रीटमेंट पहले स्पोर्टिव बता के फिर स्पेसिफिक बता देना है। इसी तरह अगर वायरल पूछे तो आपने पहले स्पोर्टिव बताना है और फिर स्पेसिफिक वायरल ट्रीटमेंट बता देना है, ठीक है। ये था मेनिंजाइटिस, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस है। तो ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस में चीजें सेम है जैसे पायोजेनिक में है, लेकिन यहाँ पे क्या फर्क है, हिस्ट्री का फर्क है, ठीक है, टीबी की हिस्ट्री मिल सकती है हमें, तो इससे आपने सिनेरियो पढ़ते हुए ये चीज देखनी है कि either it is pyogenic or tuberculous, incidence pathogenesis as such not required, clinical findings आपने जस्ट एक दफा रीड करनी है। उसके बाद डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट है, तो वो आपने इसी तरह जिस तरह हमने पायोजेनिक की डायग्नोसिस की, मैनेजमेंट की, इस तरह आपने ट्यूबरकुलोस की भी करनी है, लेकिन ट्यूबरकुलोस में आपने याद रखना है एंटी ट्यूबरकुलोस थेरेपी हम देते हैं, तो एंटी ट्यूबरकुलोस थेरेपी में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, किस तरह से हम देते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। डोजेस ना करें, डोजेस नहीं पूछी जाती हैं आपसे, लेकिन आपने एंटी ट्यूबरकुलोस थेरेपी मतलब करनी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे एरिया में ट्यूबरकुलोसिस लाइक वेरी प्रेवलेंट, तो एंटी ट्यूबरकुलोस थेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस के केस में अगर इतनी ज्यादा ना पूछी गई आपसे,
तो ट्यूबरकुलोसिस इटसेल्फ भी हमारे पास वार्ड में बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, तो उसमें भी पूछी जाती है। इसलिए आपने यहीं पे एक दफा कवर कर लेनी है ताकि जब आप रेस्पिरेटरी करें तो आपको ऑलरेडी एंटी ट्यूबरकुलोस थेरेपी आती हो। ठीक है, ये था मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट इंसेफ्लाइटिस है, बस इसकी एक दफा रीड करनी है, दैट इज नॉट एज मच इम्पोर्टेंट, लेकिन मेनिंजाइटिस पे कोई माफी नहीं है, वो तो आपने फिंगर टिप्स पे करना है। यहाँ तक समझ में आ गया कि सबको? कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया मेनिंजाइटिस का? डेविडसन से बेटा कर सकते हैं, बट डेविडसन पे बहुत ज्यादा बड़ा है, सीएनएस पीरियड्स की बुक से करना है सारा, लेकिन स्ट्रोक का टॉपिक आपने स्टेप अप से करना है। ठीक है, स्ट्रोक का टॉपिक, स्ट्रोक सीवीए, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट। पीड्स में डिटेल लिखी होती है, लेकिन इतनी डिटेल करनी नहीं होती। जैसे पीड्स में इतना लंबा प्रोग्नोसिस लिखा होता है, इतनी लंबी इंसिडेंस लिखी होती है, इतनी लंबी पैथोफिजियोलॉजी लिखी होती है, इतनी लंबी एपिडेमियोलॉजी लिखी होती है, तो आपने ये चीजें नहीं करनी होती। क्यों रिकमेंड किया डेविडसन ने, यूएचएस ने डेविडसन? तो यूएचएस तो ग्रेस एनाटॉमी भी रिकमेंड करती है, तो हम तो ग्रेस एनाटॉमी नहीं पढ़ते। जिंदगी को आसान बनाया बेटा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सी बुक पढ़ी है। हाँ, इस बात से फर्क पड़ता है कि आपने जो बुक पढ़ी है आपने वो कितनी अच्छी पढ़ी है। इसलिए कोई ऐसी बुक पढ़ा करें जो नंबर 1 आपको समझ आए, नंबर 2 आपको वो बुक प्रॉफ के टाइम पे रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन में भी और पीड्स में भी। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपने करनी है, देन इंसिडेंस है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मत पढ़े इंसिडेंस। ठीक है, उसके बाद इवेल्युएशन है, हिस्ट्री है, नॉट रिक्वायर्ड, एग्जामिनेशन आपने करना है, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है। देन क्लिनिकल फाइंडिंग्स है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स आपको डायग्नोज करने के लिए पता होने चाहिए, स्टेज वाइज आपने डायग्नोज करना होता है, आइदर इट इज टॉनिक क्लॉनिक और इट इज अ जनरलाइज्ड सीजर, तो आपने उसी तरह क्लिनिकल फीचर्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये ईईजी की है, ये आपसे एज सच नहीं पूछी जाती। उसके बाद एब्सेंट सीजर्स हैं, बच्चों में होते हैं, इसका भी आपने ये सिनेरियो देख लेना है। सीजर्स की जितनी भी टाइप्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टाइप में ट्रीटमेंट, जो इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट इतना ज्यादा नहीं फर्क। हाँ, एक चीज फर्क है, ड्रग ऑफ चॉइस हर टाइप में डिफरेंट है, और फिर डायग्नोसिस भी डिफरेंट होता है। इसलिए आपने मेन फोकस जो टाइप्स में से करना है वो आपने क्लिनिकल फीचर्स पे करना है और आपने डायग्नोसिस पे करना है कि आपने किस तरह से डायग्नोज करना है किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एपिलेप्सी को। ठीक है, उसके बाद एपिलेप्टिक सिंड्रोम्स हैं, इन्फेंटाइल स्पैज्म, वेस्ट सिंड्रोम वगैरह, ये बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। देन मैनेजमेंट है एपिलेप्सी की, तो मैनेजमेंट आपने अच्छी तरीके से करनी है। एंटी कन्वल्सेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस पे कोई माफी नहीं है। उनके नाम पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए जनरलाइज सीजर्स में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, एब्सेंट सीजर्स में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ये टेबल अगर आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भी करते तो इट्स ओके, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन आपने एंटी एपिलेप्टिक के नाम तो लाजमी याद करने हैं, सिर्फ एंटी एपिलेप्टिक नहीं लिखना, एंटी एपिलेप्टिक के नाम लाजमी याद करने हैं। ठीक है, ये आपके पास टेबल भी बना हुआ है कि किस तरह से हम जो है ड्रग ऑफ चॉइस क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी में, तो आपने ये वाला टेबल भी कर लेना है। ठीक है, डोजेस बेशक ना करें, लेकिन ये देख लें कि अगर ग्रैंड माल एपिलेप्सी है तो क्या दे रहे हैं, पैकेट माल में क्या देते हैं, इन्फेंटाइल स्पैज्म में क्या देते हैं, फोकल एपिलेप्सी है तो क्या देते हैं,
इन्फेंटाइल स्पैस्म, साइकोमोटर, ये नहीं इतना पूछा जाता, लेकिन ये 3 आपने लाजमी करने हैं कि ग्रैंड माल में क्या देते हैं, पेटेट माल में क्या देती है और फोकल एपिलेप्सी में क्या देते हैं। बाकी ये 3 नहीं पूछे जाते इतने ज्यादा। देन स्टेटस एपिलेप्टिकस इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सेपरेट सिनेरियो आता है स्टेटस एपिलेप्टिकस का। तो इसी तरह इसकी आपने डेफिनेशन करनी है, इंसिडेंस, एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, नो नीड टू डू, ठीक है। कॉमन एटियोलॉजीज करनी है, नियोनेट्स में क्या होती हैं, चाइल्ड में क्या होती हैं। उसके बाद मेन आपका जो फोकस होना चाहिए दैट इज ऑन मैनेजमेंट, ठीक है। जी जी बिल्कुल, यही बात कर रहे हैं, स्टेटस एपिलेप्टिकस करना है, इसका सेपरेट आता है सिनेरियो। जी जी, मेडिसिन के लिए भी पीड्स की बुक से कवर हो जाएगा, आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको तसल्ली नहीं होती तो आप एक दफा स्टेप अप से वो टॉपिक जस्ट पढ़ लें, अदरवाइज इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से पीड्स से कवर कर लेते हैं तो मेडिसिन वाला भी कवर हो जाता है, लेकिन आपने जो स्ट्रोक वाला टॉपिक है वो लाजमी जो स्टेप अप से करना है, वो पीड्स कवर नहीं करती। प्रोग्नोसिस नहीं करना बेटा, नहीं पूछते प्रोग्नोसिस। बस मोटा मोटा अगर आप करना चाहते हैं तो बस ये करने के प्रोग्नोसिस अच्छा है या नहीं अच्छा, कितने परसेंट अच्छा है, कितने अरसा लगता है आउटकम आने में, कितने मंथ्स लगते हैं, ये चीजें जरूरी नहीं है। अच्छा बच्चों, ये जो हमारे पास पार्किंसन डिजीज है, ये आप लोग देख के बता सकते हैं किस पेज पे है। हाइड्रोसेफलस एक्सेस नहीं पूछा जाता, सर्जरी में पूछते हैं ये, मेडिसिन में नहीं आता सिनेरियो हाइड्रोसेफलस का। पार्किंसन डिजीज, मिस्थीनिया ग्रेविस, ये सब किस पेज नंबर पे है। पीड्स में हाइड्रोसेफलस नहीं आता, इसका सिनेरियो नहीं आता, पास्ट पेपर खोल के देख लें, कोई एक दफा भी नहीं आया हुआ। 379 पहुंच गई आई थिंक मैं। 379 पे मिस्थीनिया है। सारा सीएनएस सर्च करना है, जी जी बेटा सारा सीएनएस सर्च करना है। सेरेब्रल पाल्सी आपने करना है, उसका सिनेरियो आता है, ठीक है। अभी फिलहाल हम जो फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स है उनकी बात कर रहे हैं, इसके अलावा अगर कोई टॉपिक रह जाएगा जो आपको लगे कि करना है तो, या फिर मैंने जो लिस्ट बनाई है उसमें से मैं फिर आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि अभी जो मैं आपको गाइड कर रही हूँ ये सारे फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक की वो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है मिस्थीनिया ग्रेविस। तो मिस्थीनिया ग्रेविस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये फार्मा में भी पढ़ा होगा। ये हेडिक एज सच नहीं पूछते, पीरियड्स में हेडिक नहीं पूछा जाता, मेडिसिन में आपने हेडिक करना है लेकिन पीरियड्स में नहीं पूछा जाता। हाँ 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 जी बेटा, मैंने लिस्ट भेज दी हुई है ग्रुप में, अनाउंसमेंट वाले ग्रुप में, बॉयज के ग्रुप में सेपरेट प्रायोरिटी लिस्ट भेज दी हुई है। मैं दोबारा से भेज दूंगी अगर आप से मिसप्लेस हो गई या नहीं मिली तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मिस्थीनिया ग्रेविस है। तो मिस्थीनिया ग्रेविस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका डायग्नोसिस करना है और डायग्नोसिस में आपने इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लीजिएगा डायग्नोसिस की, क्योंकि ये काफी दफा पूछा जाता है मिस्थीनिया ग्रेविस। नेक्स्ट हमारे पास मैनेजमेंट है। तो कोई टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट होता है उसकी मैनेजमेंट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपने मैनेजमेंट भी अच्छी तरह से करनी है। कॉम्प्लिकेशंस जस्ट रीड कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है।
और प्रोग्नोसिस आप नहीं भी करते तो इट्स ओके, नॉट रिक्वायर्ड। मिस्थेनिया ग्रेविस करना है बेटा। मिस्थेनिया ग्रेविस करना है आपने बस। पार्किंसंस डिजीज अगर किसी ने खोला हुआ है तो पेज नंबर बता दें। पीडीएफ का यही मसला होता है कि आपको ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा होता है। चलिए जी, ये गुलियन बेरी सिंड्रोम है, ये भी करना है आपने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लग रहा होगा ये चीजें आपको भूल जाएंगी, लेकिन जब हम डे वाइज एक एक टॉपिक कवर करेंगे ना, तब आपको अच्छी तरह फ्लो में चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो आपने गुलियन बेरी सिंड्रोम भी करना है, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है पोलियो से। किस तरह से डिफरेंशिएट करना है ये इंशाल्लाह जब हम डिस्कस करेंगे, गुलियन बेरी सिंड्रोम पढ़ेंगे तो फिर तब आपको बता दिया जाएगा। लेकिन गुलियन बेरी सिंड्रोम का सिनेरियो काफी दफा आता है, तो इसलिए आपने करना है एपिडेमियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी नो नीड टू डू, एटियोलॉजी आपने एक दफा कर लेनी है, स्टेजेस आपने जस्ट रीड करनी है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ताकि आप ये किसी और के साथ कंफ्यूज ना करें इसका सिनेरियो। वेरिएंट्स ऑफ गुलियन बेरी सिंड्रोम क्या होते हैं, ये वाइवा में पूछे जाते हैं, ये भी आपने करने हैं। ठीक है, उसके बाद है डायग्नोसिस, तो वो डायग्नोसिस भी आपने, डायग्नोसिस और जो मैनेजमेंट है वो भी कर लेनी है। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करनी होती, कॉम्प्लिकेशंस की डिटेल नहीं करनी होती, डिफरेंशियल डायग्नोसिस की डिटेल भी नहीं करनी होती। इसलिए आपने डरना नहीं है कि फील्ड्स में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, इतनी ज्यादा चीजें करने वाली नहीं होती। अब इंशाल्लाह आप लोगों के टॉपिक्स के लेक्चर्स होंगे तो आपको फर्दर और पता चल जाएगा कि कौन सी चीज पे फोकस करना है कौन सी नहीं। तो आप वो नोट्स से पढ़िएगा टॉपिक, फिर यहाँ से एक दफा रीड कीजिएगा तो आपको क्लियरली डिफरेंशिएट हो जाएगा कि हमने कितना टॉपिक में से क्या क्या चीज कवर करनी है। ठीक है, उसका डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या है जीबीएस के, तो ये टेबल बहुत अच्छा बना हुआ है, आपने ये टेबल करना है कि कब हम सस्पेक्ट करेंगे, कब हम डाउट करेंगे, कब हम जो है कौन से क्लिनिकल फीचर्स की बेस पे रूल आउट कर देंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, 4 to 5 नेम याद करने हैं, सारे बेशक ना करें। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, इतनी मुश्किल नहीं है, तो आपने ये मैनेजमेंट भी सारी कर लेनी है, मिलर फिशर नहीं करना बेटा। ठीक है, डीडीज की आपने सिर्फ और सिर्फ नाम याद करने होते हैं, डिटेल एज सच डीडीज की नहीं करनी होती। अब हमारे 2 टॉपिक्स रह गए हैं, एक पार्किंसंस डिजीज एंड सेकंड वन इज स्ट्रोक। तो ये हमने करने हैं स्टेप अप से। एक मिनट मैं बस खोल लूँ स्टेप अप, तो फिर इंशाल्लाह अगर किसी ने खोली हुई है तो वो मुझे पेज नंबर बता दें कि स्ट्रोक किस पेज पे है और पार्किंसन किस पेज पे है। अच्छा, पार्किंसन की अगर हम बात करें तो इसका सिनेरियो मेडिसिन में ही आता है, क्योंकि पार्किंसन ओल्ड एज की डिजीज है, बच्चों में नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी सिनेरियो डायग्नोज करने की जो की है ना, वो ये कि आपने सबसे पहले एज देखनी होती है। बहुत सारी आपकी डिजीजेस इसी बेस पे रूल आउट हो जाती हैं कि अगर बच्चा है तो बच्चे में ये डिजीज नहीं हो सकती, जैसे पार्किंसन में कभी भी बच्चा नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, हमेशा ओल्ड एज में ही पार्किंसन होती है। जैसे अगर पोलियो है, पोलियो किसी भी एज में वैसे हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली पोलियो बच्चों में ही होती है 80%। डेविडसन से ऐसा कुछ कुछ नहीं करना, लेकिन अगर आपका दिल है आप पढ़ना चाहते हैं डेविडसन, तो आप मैनेजमेंट के जो बॉक्सेस बने हुए हैं ना मैनेजमेंट के, वो आप कर सकते हैं। बाकी क्लिनिकल फीचर्स वगैरह, पैथोफिजियोलॉजी, ये वाली सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है। वो 5 पे है स्ट्रोक।
एक मिनट मैं बस देख लूं। एडिशन का भी डिफरेंस होता है ना, तो इसलिए फिर आपका पेज नंबर टोटली डिफरेंट हो जाता है। 12 पे, 12 पे मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है। सीएनएस का सिनेरियो जो है, मेरे पास 5th एडिशन है बेटा, शायद इसलिए इशू आ रहा है। अच्छा, सीएनएस का जो सिनेरियो है ना, इसको डायग्नोज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो, डायग्नोज कर लेते हो, पेपर में सबसे ज्यादा इजी सीएनएस लग रहा होता है। यूनिट 5 फर्स्ट टॉपिक स्ट्रोक है 5th एडिशन में। ओके जी, थैंक यू सो मच। यूनिट 5 का पेज नंबर क्या बनता है? 207। ओके, जी मैं बस वही देख रही हूँ, एक मिनट। एक एडिशन में पेजेस इतने ज्यादा डिफरेंट होते हैं ना, हालांकि ऐड कुछ भी नहीं किया हुआ, बुक 10 साल से सेम है एज इट इज, कोई चीज भी नहीं ऐड की कि कोई मैनेजमेंट ऐड की हो या कुछ भी इस तरह का, लेकिन पेज नंबर पता नहीं क्यों डिफरेंट आ जाते हैं। पार्किंसंस डिजीज का कोई पेशेंट देखा हो आपने, या खुदा ना खास्ता किसी की फैमिली में अगर कोई पार्किंसंस का पेशेंट हो, तो कभी देखा है आपने ऐसा पेशेंट? एक बच्चे ने देखा बस सिर्फ। पार्किंसन इज रियली अ कॉमन डिजीज। जी जी, मारिया डोंट वरी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको।
चलिए जी, मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। शो हो है सबको स्क्रीन पे? चलिए जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्किंसंस डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसकी थोड़ी सी डिटेल भी करनी है पार्किंसंस डिजीज की। जैसे अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स कर रहे हैं तो उसकी डिटेल पता होनी चाहिए कि ये साइंस क्या है, आपने किस तरह से इसको लेना है। ठीक है, उसके बाद है जी प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी क्या होती है, ये भी आपने करनी है। क्लिनिकल फीचर्स भी करने हैं, ट्रीटमेंट भी करना है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका डेविडसन में भी ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, तो आप डेविडसन वाला मिला के पढ़ लें, ज़्यादा आसानी होगी आपको। ठीक है, तो आप इसका ट्रीटमेंट यहाँ से और डेविडसन से मिला के कर लें। की जो ड्रग्स दी हुई हैं मैनेजमेंट में, आपने उन ड्रग्स की थोड़ी थोड़ी डिटेल भी करनी है कि कौन सी ड्रग के क्या साइड इफेक्ट है, इनिशियली हम कौन सी ड्रग प्रेफर करेंगे और लेटर स्टेजेस ऑफ डिजीज में हम कौन सी ड्रग प्रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा एक ही टॉपिक रहता है, दैट इज स्ट्रोक। तो स्ट्रोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी बेटा, मिल गया, पार्किंसन से पहले ही है। अच्छा, स्ट्रोक जो है ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं, इस्केमिक होता है और हेमरेजिक होता है। इस्केमिक का सिनेरियो सेपरेट आता है, हेमरेजिक का सिनेरियो सेपरेट आता है। दोनों की ट्रीटमेंट फर्क है, इसलिए आपने ये ध्यान में रखना है कि कौन सा स्ट्रोक इस्केमिक है, कौन सा स्ट्रोक जो है वो हेमरेजिक है। ठीक है, चलिए जी, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो इस्केमिक स्ट्रोक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस्केमिक स्ट्रोक में कोई ना कोई ओल्ड हिस्ट्री होगी किसी कार्डिक डिजीज की। ठीक है, तो इसलिए आपको ये इजीली पता चल जाता है कि कौन सा इस्केमिक है, कौन सा हेमरेजिक है। बाकी फर्दर इंशाल्लाह कल हम स्ट्रोक पढ़ेंगे तो आपको उससे मजीद आइडिया हो जाएगा। देन हमारे पास टाइप्स हैं, तो मोस्ट कॉमन जो है वो इस्केमिक ही होता है, हेमरेजिक 10 to 15% केसेस में होता है। उसके बाद क्लासेस हैं इस्केमिक स्ट्रोक की। तो टीआईए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। इसका सिनेरियो अलग से आता है और इसमें क्या बात याद रखने वाली है कि इसका ड्यूरेशन लेस देन 24 आवर्स होता है। इट लास्ट लॉन्ग, जो है ना हमारे पास इसका ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स बेसिकली वो इसका ऑलमोस्ट 24 आवर्स होता है। लेकिन फायदा क्या होता है कि ये 2 वीक्स में रिजॉल्व हो जाता है। जो स्ट्रोक अगर पहले हुआ उसको 1-2 दिन उसको मसला रहा, 24 आवर्स ऑलमोस्ट, लेकिन 2 वीक्स में से कम ड्यूरेशन में ठीक हो गया बंदा, तो दैट इज टीआईए, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। ठीक है, ये भी सारी टाइप्स आपने करनी है।
देन कॉजेज क्या होते हैं स्ट्रोक के, ये भी आपने अच्छी तरह से करने हैं। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक क्या होता है, लेक्यूनर स्ट्रोक क्या होता है, ये थ्रोम्बोटिक और लेक्यूनर इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। इस्केमिक एज इटसेल्फ मेजर टर्म है, ये पूछा जाता है। हेमरेजिक पूछा जाता है, और टीआईए ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक पूछा जाता है। तो ये 3 टाइप्स आपको डायग्नोज करनी आनी चाहिए। एटियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक है, जस्ट आपने एक दफा रीड कर लेनी है, एज सच आपसे नहीं पूछी जाती। देन सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम क्या है, नहीं पूछा जाता, बस एक दफा रीड कर लें। एज सच इसका स्ट्रोक के टॉपिक में क्वेश्चन नहीं आता। देन डेफिसिट्स क्या क्या आते हैं स्ट्रोक में, कि अगर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी डैमेज हो गई है तो क्या होगा, मिडल सेरिब्रल आर्टरी अगर डैमेज हो गई है तो एफेसिया हो जाएगा, बेसिलर आर्टरी हो गई है तो एटेक्सिया डिप्लोकिया हो जाएगा, लेक्यूनर हुई है तो फिर क्या क्या सिम्टम्स आएंगे कि प्योर मोटर हेमीपेरेसिस हो जाएगा। ये आपने करना है आर्टरी वाइज ही, आपने इसी तरह से करना है जैसे ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। ये सारा उसकी मैनेजमेंट आपने अच्छी तरीके से करनी है। मैनेजमेंट कल इंशाल्लाह आपको सर पढ़ाएंगे, तो वो फर्दर आपको मैनेजमेंट इजी कर देंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल लिखी हुई मैनेजमेंट की, इतनी आपने नहीं करनी होती, ठीक है। उसके बाद हेमरेजिक स्ट्रोक है, तो इसके सेपरेट कॉजेस हैं, इसके कॉजेस पता होने चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि हाइपरटेंसिव होगा पेशेंट, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री होगी तो वो हेमरेजिक स्ट्रोक के साथ आएगा, इस्केमिक के साथ नहीं। इसकी लोकेशंस पता होने चाहिए, कौन कौन सी लोकेशंस है, मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या है, किस साइट पे डैमेज हो तो कौन से सिम्टम्स आएंगे, और क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, ठीक है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी आपने करना है। अच्छा, इस्केमिक जो है ना, बेसिकली इस्केमिक और हेमरेजिक दोनों, इनकी सिटी पे फाइंडिंग सेपरेट आती है, तो इसलिए आपने सिटी स्कैन कराना तो दोनों में है, लेकिन आपने देखना है कि इस्केमिक में क्या आता है नजर, और हेमरेजिक में क्या नजर आता है, ठीक है। उसके बाद है सब इरेक्टोइड हेमरेज, जस्ट एक दफा रीड कर लें। ये ऑस्पी में आता है, लेकिन आपके प्रॉफ में नहीं आता इसका क्वेश्चन, सब इरेक्टोइड हेमरेज का एज मतलब एज अ सिनेरियो नहीं आता, ठीक है। ये था हमारा सीएनएस के टॉपिक्स। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, या अगर टॉपिक्स नए नए हैं, अभी कुछ बातें नहीं समझ में आई, तो डोंट वरी, बस आपने ये करना है कि जब आपने कोई कोई भी टॉपिक पढ़े, यहाँ पे क्लास हो, तो उसके फौरन बाद आपने जो मार्क अभी मार्क करने, बेशक साथ साथ आपने मार्क कर लिया होगा, तो आपने बुक से खोल के चीजें पढ़नी है, पहले नोट से पढ़ना है, फिर आपने यहाँ बुक से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप स्टेप अप से करें प्लस परवेज अकबर से करें, दैट इज बेस्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर आप डेविडसन पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ आप मैनेजमेंट के टेबल्स कर लें, बाकी और डिटेल डेविडसन से करने की जरूरत नहीं है, ना इतनी डिटेल आपसे पूछी जाती है, ना आपको जो जरूरत पड़ती है इतनी ज्यादा डिटेल की, ठीक है। बाकी जो कोई पढ़ना चाहता है तो एज यू विश आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो हमारा जो सजेस्टेड कॉम्बिनेशन है सीएनएस के लिए, दैट इज स्टेप अप प्लस परवेज अकबर। सारे टॉपिक्स परवेज अकबर से कवर होते हैं। अडल्ट्स में करने के लिए आपने वही टॉपिक जस्ट एक दफा रीड करना है, एज सच याद करने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक मेनली आपने स्टेप अप से करना है, दैट इज स्ट्रोक, ठीक है। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो इंशाल्लाह मैं साथ साथ भी हम ग्रुप्स में आपको गाइड करते रहेंगे। फर्दर भी अगर कोई टॉपिक पढ़ा है, आपको नहीं समझ आ रहा कि इसको किस तरह से कवर करना है, तो आप ग्रुप में पूछें, आप इनबॉक्स करके पूछें, हम 24/7 अवेलेबल होते हैं आपको आंसर करने के लिए, ठीक है। चलें जी, दैट्स ऑल अबाउट सीएनएस। अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और दुआ में हमें याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको बहुत बहुत खुश रखें। अल्लाह हाफिज।